तो वेलकम गाइस। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यहाँ पे जो बात करी थी, बात ये थी कि पादप हार्मोन के बारे में हमारी बात चल रही थी। और पादप हार्मोन में सबसे पहले हम लोगों ने हार्मोन की परिभाषा के बारे में बात करी थी। तो परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, ये सब बातें हो चुकी थी, लेकिन एक बार छोटा सा कोई रिवीजन और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पादप हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं और संवहन ऊतकों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में संचरित होकर उसकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, परिभाषा चाहिएगा, लिख लीजिएगा। ये पादप हार्मोन टर्म किसने दिया है? शब्द का प्रयोग स्टर्लिंग ने किया है। कब है? 1906 में किया है। पादप हार्मोन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं और नई उगती पत्तियों और फलों में बनते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। पादप हार्मोन्स की मुख्य विशेषताएं ये हैं, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, चाहिएगा आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। आगे आते हैं पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण। वर्गीकरण जो है वो दो भागों में पादप हार्मोन को बांटा गया है। कुछ पादप हार्मोन जो वृद्धि प्रवर्धक है और कुछ पादप हार्मोन वृद्धि निरोधक है। जो प्रवर्धक है यानी जो ग्रोथ को बढ़ाएंगे, प्रोमोट करेंगे, प्रवर्धक ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। और निरोधक जो ग्रोथ को कम करेंगे वो है एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। ऑक्सिन के बारे में हम आपको बता चुके थे, ये सबसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये ऊपरी सिरों पर, पौधों के ऊपरी सिरों पर मिलता है और मुख्यतः कोशिकाओं के दीर्घीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। कोशिकाओं के दीर्घीकरण द्वारा लंबाई बढ़ाएंगे कोशिकाओं की। ऑक्सिन के जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होते हैं? अनुवर्तन गतियां, यानी कि हमने आपको बताया था फोटोनेस्टिक, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, तो ये अनुवर्तन गतियां हैं। तो अनुवर्तनी गतियां जैसे प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन को नियंत्रित करते हैं। शीर्ष प्रभाविता यानी एपिकल डोमिनेंस देते हैं, यानी जो शीर्ष के ऊपर कलिका है वो कलिका पार्श्व वाली कलिका के ऊपर डोमिनेंस शो करेगी, यानी प्रभावी रहेगी। और इसी वजह से जो है वो क्या करता है, आपका जो माली है वो झाड़ियों को ऊपर से काटता रहता है, जैसे झाड़ियाँ नीचे से घनी हो जाएं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अगला उपयोग है कायिक जनन। कायिक जनन में भी हम गुलाब की जब कलम लगाते हैं तो कलम में नीचे की तरफ अगर ऑक्सीजन लगा देंगे तो जल्दी ही उसकी रूट्स निकल जाएंगी उसमें। फलों का विलगन, विलगन को रोकेगा फलों के, यानी कि अगर हम ऑक्सीजन को छिड़क देंगे तो फलों का विलगन नहीं होगा। अनिषेक फलन द्वारा फल का निर्माण। अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पिक, ऐसे फल जो होते हैं ये सीडलेस होते हैं, तो हम इसके ऊपर छिड़क देंगे, जब फल बन रहा होगा तो फलों में बीज नहीं बनेगा। इसके अलावा ऊतक व अंगों का विवर्धन। ऑक्सीजन जो है वो तनों और जड़ों और फलों में विवर्धन करता है। इसके अलावा वीडीसाइड्स यानी खरपतवार नाशी के रूप में भी प्रयोग होता है। और फ्लावरिंग यानी कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है। ये सारी बातें पीछे हो चुकी हैं। उदाहरण की बात करें तो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड, बीटा नैप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D, ये वीडीसाइड यानी खरपतवार नाशी के रूप में से यूज करते हैं। अब बात करते हैं जिब्रेलिन की। तो जिब्रेलिन क्या होता है? जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस, एक बीमारी थी फुलिश सीडलिंग, फुलिश मतलब पागलपन, राइस का, ठीक है, गेहूं का या धान का पागलपन वाला, बौराने वाला रोग जो था उसका रोग करने वाला एक फंगस था, फफूंद, उसने ऐसा किया। तो क्या था, ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से होता था। जो गेहूं यानी धान का जो पेड़ लगता था, धान का पेड़ पहले छोटे छोटे होते हैं, और जैसे ही इसमें फंगस लग गया तो फंगस ने धान के पेड़ की लंबाई को बढ़ा दिया। जब धान के पेड़ की लंबाई बढ़ जाएगी तो हवा ज्यादा तेज चलेगी, वो गिर जाएगा, तो फुलिश हो गया, पागलपन उसके अंदर छा गया। तो फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस, ये डिजीज बैकेनेट डिजीज भी कहलाती है। और ये किसकी वजह से होती है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से। तो जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई था उस फंगस की वजह से जिब्रेलिन उसके अंदर निकलता था, तो जिब्रेलिन की वहीं से डिस्कवरी हुई, जिब्रेलिन की, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? जिब्रेलिन। और इसको बाहर किसने निकाला, एक्सट्रैक्ट किसने किया? यबूटा और हयाशी जो थे उन्होंने इस फफूंद से इस पदार्थ को निकाल लिया, फफूंद से पदार्थ को निकाल लिया। तो ये क्या होता है? ये पौधों के ऊपरी सिरों पर भ्रूण में बनता है तथा इसके सभी भागों में वृद्धि और नियंत्रण करता है। पौधों के ऊपरी सिरों पर भ्रूण में बनेगा और क्या करेगा? ये वृद्धि और विभिन्न भागों में वृद्धि को नियंत्रित करेगा। इसकी खोज फार्मोसा में धान की खेत में हुई थी। कहाँ हुई थी? धान की खेती में, जहां एक फफूंद ने संक्रमित धान के पौधे में सामान्य से अधिक लंबे पौधे बना दिए। फफूंद से जो संक्रमित हो गए वो पौधे लंबे हो गए, जिसकी वजह से ये फुली सीडलिंग ऑफ राइस कहलाया। ठीक है, तो ये इसकी डिस्कवरी के ऊपर था। अब इसके उपयोग यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, वो ये है, कोशिका के दीर्घीकरण। जिब्रेलिन के जो प्रमुख उपयोग हैं वो क्या है?
उससे पहले आप ये देखिए जिब्रेलिन जो है वो शैवाल, कवक से लेकर पुष्पी पादपों तक सभी में पाया जाएगा। जिब्रेलिन सब में पाया जाता है, चाहे वो शैवाल हो चाहे कवक हो, सब में मिलेगा। और इसका सबसे पहला उपयोग क्या है? कोशिका का दीर्घीकरण। लेकिन अगर दीर्घीकरण आपको मेन पूछा जाए तो अभी पीछे भी बात करी थी हम लोगों ने ऑक्सिन, तो ऑक्सिन जो होता है वो सेल इलॉन्गेशन करता है मेनली। लेकिन यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि दीर्घीकरण करता है, तो आप हल्का फुल्का याद रखें कि जिब्रेलिन, अगर आपसे पूछा जाए जिब्रेलिन दीर्घीकरण करता है कि ऑक्सिन, तो ऑक्सिन आप प्रेफर करेंगे। ऑक्सिन जो है वो कोशिकाओं का क्या करता है? दीर्घीकरण, सेल इलॉन्गेशन करता है, और इस तरह से ये पौधे की लंबाई को बढ़ाएगा। पुष्पन के प्रकाश दीप्त काल। देखिए दीप्त काल का मतलब होता है इंग्लिश में फोटो पीरियड, यानी वो पीरियड जिसमें लाइट की जरूरत हो। पौधे जब फूल बनाते हैं, पुष्प बनने के लिए लाइट के एक सर्टेन अमाउंट की जरूरत पड़ती है, यानी कितनी देर तक लाइट पड़ेगी कि पौधे पुष्प बना पाए। उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? फोटो पीरियड कहते हैं। यानी प्रकाश दीप्त काल, यानी कितनी देर प्रकाश पड़ता रहा जिससे कि क्या निकल आया? पौधों में पुष्प निकल आया। तो इसके प्रयोग से पौधों में पुष्पन के प्रकाश दीप्त काल, पुष्पन को कम कर दिया जाता है, यानी कि प्रकाश दीप्त काल को कम कर दिया जाता है, यानी कम टाइम में भी पौधों में से फूल निकल आएंगे अगर हम क्या छिड़क दें पौधों पे? जिब्रेलिन छिड़क देते हैं। देरी से पुष्प देने वाले पौधों में जिब्रेलिन देकर पुष्पन की क्रिया जल्दी कराई जा सकती है, यानी देरी से अगर हम पुष्प निकल रहे हैं किसी पौधे में, हम जिब्रेलिन ऊपर से छिड़क देंगे तो उससे पुष्प जल्दी निकलने लगेंगे। दूसरा आता है अनिषेक फलन, यानी पार्थेनोकार्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पार्थेनोकार्पी पीछे भी देखी थी, और अनिषेक फलन यहाँ भी है। इसके द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं, चाहे ऑक्सिन हो चाहे जिब्रेलिन, दोनों में ये काम हो जाता है। प्रसुप्ति काल, डॉर्मेंसी पीरियड। देखिए हमने आपको डॉर्मेंसी पीरियड के बारे में बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। डॉर्मेंसी पीरियड मतलब वो सोने वाला पीरियड, जितनी देर में आप सोते रहेंगे वो डॉर्मेंट स्टेज कहलाएगी। आप कुछ खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, बस आप सो रहे हैं, नॉर्मल जिंदा है, कोई काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे बीज होते हैं। हम लोग घर में चने, मटर, ये सब दालें वगैरह है, ये सब लाके रखते हैं, और चनों को जब हम जो है अंकुरित करते हैं, पानी में डाल दिया रात भर के लिए, और सुबह में देखा तो चने के अंदर से एक छोटा सा ऐसे करके व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर निकलता है, यानी कि अब वो जग गया और इसी स्ट्रक्चर से अब पौधा बन जाएगा। लेकिन जब तक चने आपके डिब्बे के अंदर रखे हुए हैं, घर के अंदर रखे हुए हैं, पानी नहीं पड़ रहा है, तब तक तो वो चने सो रहे हैं ना, उससे कोई पौधा तो नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे ही उसमें पानी डाला वो पौधा बनने लगा, यानी कि वो जो पीरियड है जिसमें वो सो रहे हैं वो कहलाता है क्या? प्रसुप्ति काल, यानी कि डॉर्मेंसी पीरियड। तो बीजों में प्रसुप्ति काल को ये क्या कर देता है? ये कम कर देता है। यानी कि अगर हम बीज डालें और उसके ऊपर जिब्रेलिन डालते हैं तो जिब्रेलिन क्या करेगा? प्रसुप्ति काल को कम कर देगा, यानी बीज से पौधा जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है। आकार में वृद्धि, ये आकार में वृद्धि कराएगा, जिसके प्रयोग से मटर, सेम, टमाटर, लेट्यूस की पत्तियों के आकार जो हैं वो चौड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे काम किसके हैं? जिब्रेलिन के हैं। तो जिब्रेलिन के काम आपको समझ में आए? फिर से एक बार देख लीजिए। कोशिका दीर्घीकरण पहला काम, दूसरा हो गया पुष्प के प्रकाश दीप्तकालिता को कम कर देगा। देर से पुष्प देने वाले पौधों में जिब्रेलिन का छिड़काव करो तो जल्दी पुष्प निकल आएंगे। अनिषेक फलन, यानी कि बिना निषेचन के बीज बन जाना। ठीक है। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बीज रहित फल, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अनिषेक फलन का मतलब, पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। ठीक है। विदाउट का मतलब होता है बिना, और फ्रूट का मतलब होता है फल। तो बिना निषेचन के फल बन जाना। निषेचन हमने आपको बताया है, दो युग्मक होंगे। ठीक है। दो युग्मक हो गए, एक नर युग्मक है, एक मादा युग्मक है, और दोनों युग्मकों के मिलने से युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनेगा, और यही आगे चल के जाइगोट। युग्मक को कहते हैं गैमीट। तो दो गैमीट के मिलने से जाइगोट बनता है, और यही आगे चल के सीड वगैरह बनाएगा या फ्रूट बनाएगा, यानी अगला पौधा बनाएगा। तो इस प्रोसेस को, दो युग्मकों के मिलने को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और बिना निषेचन के जाइगोट बन जा रहा है तो इसका मतलब क्या है?
इसे कहते हैं अनिषेक फलन। बिल्कुल बिना निषेचन के क्या बन गया, फलन हो गया, यानी फल बन गया, पाठन प्राप्ति होगी। प्रसुप्ति काल, डोरमेंसी पीरियड हमने आपको बताया, सोने वाला पीरियड जो है ये उसको क्या करेगा, प्रसुप्ति काल को कम कर देगा, यानी जल्दी से बीज अंकुरित हो जाएंगे। आकार में वृद्धि, ये मटर, सेम और लेट्यूस और टमाटर के पत्तियों के आकार में वृद्धि कर देता है, चौड़ा कर देता है। इस तरह से हमने ऑक्सिन के कार्य देख लिए, सॉरी जिबरेलिन के। अब हम आते हैं साइटोकाइनिन के कार्य के ऊपर। तो साइटोकाइनिन हमारा जो है वो सर्वप्रथम इसे ईस्ट से प्राप्त किया गया था। सर्वप्रथम इसे किससे प्राप्त किया गया था, ईस्ट से प्राप्त किया गया था। बाद में मक्का के बीज एवं नारियल में इसे इस में भी ये पाया गया, और इसका नाम क्या रखा गया, काइनेटिन और जियाटिन नामक साइटोकाइनिन के उदाहरण है। काइनेटिन और जियाटिन ये दोनों क्या है, साइटोकाइनिन के उदाहरण। देखिए साइटोकाइनिन जब भी आएगा एक पॉइंट दिमाग में लाइएगा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, डिवीजन मतलब विभाजन। तो सबसे पहला नाम आप याद करिएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में कोशिका विभाजन, यानी इसका पहला काम क्या हो गया, ये कोशिका विभाजन कराएगा, ठीक है। साइटो सेल काइनेसिस मतलब तोड़ना, विभाजित करना। तो साइटोकाइनिन के उपयोग में सबसे पहला आ गया कोशिका विभाजन। ये कोशिका विभाजन की गति को तेज कर देगा। अंग निर्माण, ये पौधों के अंगों के निर्माण, अंग यदि के रूट और स्टेम उनके निर्माण बनाए, उनका निर्माण में काम करेगा, नियंत्रित करेगा। पार्श्व शाखाओं की वृद्धि, देखिए आपने कहा कि जब ऑक्सिन लगाते थे तो वो क्या करता था, वो ऊपर वाली एपिकल बड यानी शीर्षस्थ कलिका को प्रभावित करता था। जब साइटोकाइनिन लगाएंगे तो ये पार्श्व कलिकाओं को प्रभावित करेगा और पार्श्व शाखाओं को बढ़ाएगा, उनकी कलिकाओं की वृद्धि करेगा, पार्श्व वाली की, ठीक है। प्रसुप्ति काल, प्रसुप्ति काल अभी बता चुके हैं, सोने वाला पीरियड, डोरमेंसी पीरियड। प्रसुप्ति काल पे ये क्या करेगा, ये भी कम करता है, जिबरेलिन भी कम करता था। साइटोकाइनिन से जीर्णता को रोका जा सकता है। जीर्णता, जीर्णता क्या होती है, एजिंग। एजिंग यानी कि आप बूढ़े हो रहे हो, तो बुढ़ापे को रोका जा सकता है, आप नहीं पौधों के, तो पौधों के बुढ़ापे को रोका जा सकता है, पौधे देर से बूढ़े होंगे। साइटोकाइनिन ऑक्सिन की मात्रा का अनुपात बदलकर जड़ और तना, जड़ और तना, जड़ और तना दोनों को विकसित किया जा सकता है। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की मात्राओं को अलग अलग अनुपात में लगाएंगे और जड़ और तना दोनों को विकसित कर लेंगे। अगला आता है, आप देखिए हमारे साइटोकाइनिन के 6 कार्य हमें पता चल गया। पहला क्या था, कोशिका विभाजन, दूसरा अंग निर्माण, तीसरा पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि, चौथा प्रसुप्ति काल। साइटोकाइनिन से जीर्णता को भी रोका जा सकता है और साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की मात्रा के अनुपात को बदलकर जड़ और तने के दोनों को विकसित किया जा सकता है। अब बात करते हैं एब्सेसिक अम्ल की। अब किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, एब्सेसिक अम्ल की, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग एब्सेसिक एसिड के बारे में बात करने जा रहे हैं। एब्सेसिक अम्ल, देखिए हम लोगों ने 5 पढ़ना है, हमें कितने पढ़ना है, हमें 5 पढ़ना है। कौन, हमें पादप हार्मोन पढ़ना है। कितने, पादप हार्मोन कितने पढ़ना है, 5। कौन कौन से, एक तो जो लंबाई और चीजों में पौधों की जो वृद्धि है उसको बढ़ाएंगे और दूसरे पौधों की वृद्धि को कम करेंगे। जो प्रवर्धक हैं, प्रवर्धक हैं वो कौन कौन से हैं, वो हो गया ऑक्सिन, ठीक है, जिब्रेलिन, ठीक है, और साइटोकाइनिन। और रोधक, वृद्धि रोधक, रोधक जो है वो कौन है, रोधक में एब्सेसिक एसिड और इथाइलिन, ठीक है, एथिलीन। तो एब्सेसिक अम्ल और एथिलीन, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। बस 2 बचे प्रतिरोधक वाले, प्रवर्तक वाले हमारे हो गए। आइए एब्सेसिक अम्ल के बारे में सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं। देखिए एब्सेसिक अम्ल वृद्धि रोधक हार्मोन, यानी ये वृद्धि को क्या करेगा, कम कर लेगा। कार्ल्स एवं डिकेंस ने, ठीक है, क्या करा, 1961 और 65 में कपास के पौधे की कलियों से इसे अलग किया था। कहां से अलग किया था, कपास के पौधे की कलियों से। किसने, कार्ल्स एवं डिकेंस ने, ठीक है, उन्होंने इसे अलग किया था। कोशिका विभाजन को ये क्या करता है, ये रोकता है। अभी पीछे वाला साइटोकाइनिन क्या कर रहा था, कोशिका विभाजन को बढ़ा रहा था, ये क्या करेगा, कोशिका विभाजन को रोकेगा। तो ये वृद्धि निरोधक हार्मोन कहलाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा एब्सेसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन, जब कभी स्ट्रेस हार्मोन की बात आएगी, यानी पौधा बड़े ही स्ट्रेस में है, परेशानी में है, यानी जब उसके अधिक ज्यादा गर्मी मिल रही है, नीचे पानी कम हो चुका है, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया है, या बहुत ज्यादा ठंड है, तो स्ट्रेस की कंडीशन में ये हार्मोन पौधे को बचाता है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन
कहते हैं। ठीक है, आइए इसके कार्य को देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या इसके कार्य। इसके घोल को पत्तियों पर छिड़कने से पत्तियों में जीर्णता उत्पन्न होती है। साइटोकाइनिन क्या कर रहा था, अभी जीर्णता को कम कर रहा था, ये जीर्णता को बढ़ा रहा। इसका पर्णहरिम नष्ट हो जाता है और ये गिर जाती है, यानी पत्तियों का जो पर्णहरिम है वो नष्ट हो जाएगा, पत्तियों का पर्णहरिम नष्ट हो जाएगा और पत्तियां क्या होंगी, पौधों से गिर जाएंगी। यानी अभी तक विलयन को रोक रहा था जो चीज, वो अब ये क्या कर रहा है, ये विलयन को बढ़ा रहा है। ठीक है, ये कलियों व बीजों के अंकुरण को रोकता है। ये अभी पीछे वाला क्या कर रहा था, जिब्रेलिन जो था वो कलियों और बीजों के अंकुरण को बढ़ा रहा था, ये क्या करेगा, बीजों और कलियों के अंकुरण को रोकेगा। ये आलू के कंद बनने में सहायता करता है। आलू को क्या करता है, ये कंद बनने में, यानी पूरा आलू का जो कंद बना रहा है उसमें ये सहायता करेगा। ये पौधों में पुष्पन यानी फूलों को खिलने से रोक देगा। पीछे वाला क्या कर रहा था, जिब्रेलिन और ऑक्सिन वो पुष्पन को बढ़ा रहे थे, ये क्या कर रहा है, ये पुष्पन को रोक रहा है, यानी इसमें पुष्प बनने को रोक रहा है पौधों में। ये कोशिका विभाजन इन कोशिकाओं को लंबा होने से क्या करता है, ये रोकता है, यानी कि वो ये असल में इनहिबिटर है, ये रोधक है। हार्मोन अभी हमने आपको बताया रोधक टाइप का, ये रोकेगा। जो पीछे वाले बढ़ा रहे थे वो प्रवर्धक थे, वो बढ़ाएंगे, ये क्या कर रहा है, ये रोधक है, ये रोकेगा। ठीक है, तो ये कोशिकाओं विभाजन और कोशिकाओं को लंबा होने से क्या करता है, ये रोकता है। ये रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। ठीक है, अतः हार्मोन कम जल वाली भूमि में खेती के लिए उपयोगी है। कम जल वाली भूमि में खेती के लिए उपयोगी, ये वाष्पोत्सर्जन को रोकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि स्टोमेटा यानी रंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। जो रंध्र है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को बंद करने का काम कौन करेगा, ऑक्सिन करेगा। स्टोमेटा को यानी रंध्रों को खोलने का काम कौन करेगा, साइटोकाइनिन करेगा। याद रखिएगा, साइटोकाइनिन का काम क्या है, रंध्रों को खोलना, और एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, रंध्रों को बंद कर देना। ठीक है, चल तो यहां तक हम लोगों ने एब्सिसिक एसिड के भी उपयोग पढ़ लिए। ये हमारे 6 उपयोग एब्सिसिक एसिड के क्या था, पहला कि पत्तियों पे अगर इसे छिड़कोगे तो ये जीर्णता उत्पन्न कर देगा, यानी पत्तियों को जो है बूढ़ा कर देगा। जब बूढ़ा कर देगा तो वो टूट के गिर जाएंगी। दूसरा, ये कलिकाओं और बीजों के अंकुरण को रोक देगा, यानी पौधे नहीं बनेगा, बीज ही रहेगा, बीज पौधा नहीं बना पाएगा, अंकुरण को रोक देगा। ये आलू को कंद के रूप में यानी गोल गोल बनाने में सहायता करेगा। और ये पुष्पन यानी कि फूल के खिलने को क्या करेगा, ये रोक देगा। इसके अलावा ये कोशिकाओं के विभाजन और कोशिकाओं को लंबा होने से क्या करेगा, ये रोक देगा। और ये रंध्रों को बंद कर देगा। पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में, जिससे वो अपने हवा और यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। पौधे ऑक्सीजन देते हैं ना, जब पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं तो कहां से देंगे, पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा यानी रंध्र कहते हैं। उन रंध्रों से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, उससे खाना बनाते हैं। साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं, यानी कि जो पानी है भाप बन के उन्हीं रंध्रों से निकलता है। तो अगर ये रंध्र को बंद कर देंगे, कौन, एब्सिसिक अम्ल क्या करेगा, रंध्रों को बंद कर देता है। रंध्र बंद हो गया, पानी अब भाप बन के बाहर निकलेगा नहीं, तो यानी पानी बचा रहेगा। और ऐसे ये किसके लिए उपयोगी है, वो जगह जहां जल की कमी है, उस कम जल वाली भूमि में इस हार्मोन का प्रयोग करेंगे और वहां खेती आसान हो जाएगी। ठीक है, तो एब्सिसिक अम्ल के बारे में बातें हो गई। और अब हमारा आखिरी हार्मोन, जो एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो किस रूप में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो किस अवस्था में होता है, गैसियस हार्मोन, कौन है, एब्सिसिक अम्ल। इसकी खोज जो है वो बर्ग ने 1962 में की थी। ये पादप हार्मोनों के रूप में की थी। फलों को पकाते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है और बेसिकली फलों को पकाने में इसका बहुत उपयोग होता है। हम लोग जब भी फलों को पकाने की बात करते हैं तो इस हार्मोन का उपयोग करते हैं। तो याद रखिए, इसका पहला कार्य तो यही हो गया कि ये फलों को पकाने में सहायता करता है और फल पकाने वाला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी फल को पकाने वाला हार्मोन कौन, एथिलीन। ठीक है, पत्तियों को गिराने वाला हार्मोन कौन, एब्सिसिक अम्ल। ठीक, आगे आते हैं। ये पौधों की लंबाई में वृद्धि को रोकता है। ये पौधों की लंबाई में वृद्धि को क्या करेगा, ये पौधों की लंबाई में वृद्धि को रोक देगा। ये पुष्पन को कम करता है, किंतु अनानास में पुष्पन को बढ़ा देता है। याद रखिए, अनानास का जो पौधा है, अनानास तो आपने देखा ही होगा, उस अनानास के पौधे में पुष्पन को बढ़ा देगा, यानी फूल उसमें खिलेंगे, लेकिन बाकी पौधों में फूल खिलने को रोक देगा, कम कर देगा। ये पौधों में मादा पुष्पों की संख्या की वृद्धि करता है। अगर मादा पुष्प ज्यादा होंगे तो फल ज्यादा लगेंगे, तो ये मादा पुष्पों की संख्या भी वृद्धि करेगा। ये पत्तियों और फलों में पुष्पों के विलयन को तीव्र करता है। ये भी विलयन को
तीव्र करेगा, पत्तियों को और फूलों को गिराने में मदद करेगा। ये मूल रोम यानी कि रूट हेयर, रूट के ऊपर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी जड़ों में भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें मूल रोम कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं, उसके निर्माण में और बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है, बीजों के अंकुरण को प्रेरित कर देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके कार्य देखे। आपको सारे कार्य दिख रहे हैं, एक बार अगर चाहिएगा स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बीच बीच में रोक रोक के वीडियो आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा, सारे कार्यों के नोट्स पूरे जैसे लिखे प्रॉपर ऐसे ही नोट्स आप तैयार करते रहिएगा। चलिए इथेफोन, अब देखिए इसी में एक और पॉइंट आता है, इथेफोन। इथेफोन नामक यौगिक जिसे हम 2-क्लोरो डाइफिनॉल-फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, इथेफोन, ये क्या करता है, ये एथिलीन गैस इससे निकलती है। और आजकल आम और केला और अंगूर आदि फलों को पकाने के लिए जो कार्बाइड लगाते हैं ना, तो वो क्या है कार्बाइड, काला काला सा जो हम उसमें कार्बाइड लगा देते हैं, वो असल में क्या है, वो इथेफोन ही है। हमें पुड़िया के अंदर वो काले काले बताया करते थे इथेफोन, और ये क्या करता है, पुड़िया उसे रख दिया हमने, पाल लगाते हैं आम का, तो क्या हो रहा है, वो आम को कवर कर दिया, इथेफोन है, उससे कौन सी गैस निकलेगी, एथिलीन गैस निकलेगी। तो इथेफोन नामक जो यौगिक है वो कौन सा यौगिक है, वो ये है 2-क्लोरो इथाइल फॉस्फोरिक एसिड। इससे कौन सी गैस निकल रही है, एथिलीन गैस निकलती है। अतः आजकल आम, केला, अंगूर आदि फलों को पकाने के लिए इथेफोन का औद्योगिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, तो अब हम लोगों ने सारे हार्मोन के बारे में पूरी चर्चा इस वीडियो में कर ली है। आपने नोट्स बना लिए होंगे, लिखते चल रहे होंगे साथ में, अगर नहीं बनाए तो वीडियो को पीछे करके आप सारे नोट्स अपने बना लीजिए। हमने 5 हार्मोन के बारे में चर्चा की, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। इसमें पहला हार्मोन, दूसरा हार्मोन और तीसरा हार्मोन यानी ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन थे, यानी पौधों की वृद्धि को ये बढ़ाएंगे। इसके बाद इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो थे, ये वृद्धि रोधक हार्मोन थे, ये पौधों की वृद्धि को कम करेंगे। अब पौधों में क्या क्या काम करते हैं, कोई इसकी फलों को पकाता है, कोई किसी के फलों को विलगन से रोकता है, कोई पौधों में पत्तियों के टूटने को रोकता है, कोई पौधों में जीर्णता लाता है, कोई पौधों की जीर्णता को कम करता है, कोई सुसुप्तावस्था को बढ़ाता है, कोई सुसुप्तावस्था को कम करता है, कोई प्रकाश की दीप्तकालिता को बढ़ाता है, कोई प्रकाश की दीप्तकालिता को कम करेगा। इस तरीके से हर किसी हार्मोन के अलग अलग काम। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है, समझ लिया, सारे काम आपको पता चल गया, तो अब क्या करना है, आपको इन सबको याद कर लेना है। अगली वीडियो में अपन लोग अब क्या करने वाले हैं, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्विक रिवीजन इन हार्मोनों के बारे में। क्विक रिवीजन होगा एक, ठीक है, और क्विक रिवीजन के बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, और सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने अब तक 2 लेक्चर पढ़े हैं, उन 2 लेक्चर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ हम लोग करने वाले हैं। और अगली वीडियो में सारी चीजें आपको मिलेंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, MCQ क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारी चीजें इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। जो ना समझ में आए आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिस तरीके से आपको समझना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको हमारी वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे कह सकते हैं, हम आपको वैसा रिस्पॉन्स देंगे। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें अच्छी होंगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। हैव अ नाइस डे।